बेहतर होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब सबको पता है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे क्या? सेक स्क्वायर ए और इंटू कॉट ए, और हमारा नीचे क्या है? कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए। तो हम 1/cos स्क्वायर ए। और कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए इंटू साइन ए। और हम इसे नीचे है जो हमारा कोसेक स्क्वायर है, इसे क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो नीचे 1 ही रहेगा और ऊपर साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता साइन स्क्वायर ए से 1 कट जाएगा और इसी प्रकार कॉस ए से 1 कॉस ए कट जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचा? साइन ए और नीचे हमारे एक क्या बचा? कॉस ए। अब सभी को पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? हमारा tan ए। तो यही हमारा आंसर है। हालांकि सबको अंतर होंगे, फिर भी आप देखिएगा। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा सवाल है अगला, पीटर एक मेज 450 में खरीदता है और 30 रुपए के परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो, पीटर एक मेज को 450 रुपए में खरीदता है। कितना? 450 रुपए में खरीदता है। और चूंकि उसमें परिवहन पर खर्च मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कितना? 30 रुपए और उस पर खर्च करता है। 30 रुपए खर्च करता है। तो ये इसका टोटल कितना हो गया खर्च ओवरऑल पीटर का? 450 और 30 480 रुपए खर्च हो गया। अब चूंकि उसे तो यही हमारा सीपी हो गया, क्योंकि उसने इतना खर्च करता है। और अब चूंकि वो बेचता कितने में? 600 रुपए में बेचता है, यानी कि ये एसपी बराबर कितना हो गया? 6। अब प्रॉफिट देखें इस हिसाब से तो कितना होगा? 480 में वो खरीदता है, ओवरऑल उसका 480 खर्च होता है और 600 रुपए में वो बेचता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो 120 रुपए का उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट होता है, चूंकि प्रॉफिट पूछा कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंटेज में पूछा है, तो हम 120 का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ? 480 पर हुआ, क्योंकि प्रॉफिट या हानि जो भी है सब सी पे ही होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंट है। और परसेंटेज में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम 12 से सीधे कट जाएगा। 12 चौक 48 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा। इस प्रकार 25% उसका पीटर का क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट 25% होगा। अब आप अगला सवाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजय और प्रशांत की आयु का अनुपात 8:9 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:15 था। अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्योंकि विजय और प्रशांत की वर्तमान आयु का अनुपात, अब देखो वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 दिया है। और क्या कह रहे कि हम इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमें लगाने में सहूलियत होगी। विजय और प्रशांत की आयु का अनुपात दिया है 8:9 दिया हम। और इसका क्या कह रहे हैं कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 13:15 था। और अब से इनके 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो हम अगर अब इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितना होगा? 13 और 8 का 5 का है और यहाँ चूंकि 6 का है। हमें डिफरेंस सेम करना है क्योंकि 6 वर्ष पहले पूछा है। जब 6 वर्ष है तो 6 इसमें होगा, 6 इसमें, तो हम ऐसे पता नहीं, तो हम इसको डिफरेंस सेम करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारा ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 9 दूनी 18 अनुपात। अब देख लीजिए डिफरेंस सेम होगा 3 का यहाँ भी है और 16 और
13 का, और ये 15 और 18 का, 3 का यहाँ का। चूंकि 6 वर्ष पहले, तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि 3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 वर्ष है। 6 वर्ष है, 3 की वैल्यू हमारी 6 वर्ष है। इस प्रकार हम 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 दूनी 6, 2 वर्ष हो गई। तो इस प्रकार ये क्या है, चूंकि वर्तमान के दिए यानी कि प्रेजेंट एज दिया है, तो इस प्रकार हमारी प्रेजेंट एज कितनी होगी, विजय और प्रशांत की। ये विजय है और ये प्रशांत है। अब ये 1 की वैल्यू 2 वर्ष हो गई, तो इसकी विजय की वैल्यू की उम्र कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 हो जाएगी, और प्रशांत की उम्र 18 दूनी 36 हो जाएगी। अब चूंकि अब इससे कितने 12 वर्ष बाद पूछा है, अब इसमें 12 ऐड कर देंगे, दोनों में 32 और 12 हमारा 44 हो जाएगा, और इसमें 12 ऐड करेंगे तो हमारा 36 और 12 48 ये हो जाएंगे। चूंकि अब रेशियो पूछा है, रेशियो को हम सेम कर देते हैं, तो 4 से काट देते हैं हम। 11 चौका 44 और 4 के 4 दूनी 8, तो हमारा कितना हो जाएगा, 11:12। अब आप अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, बेलन की ऊंचाई की गणना कीजिए यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय। सभी जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर एच होता है, क्योंकि जो है, और वो दिया कितना, ये दिया है 528, और इसमें ये तो हमारा 2 हो गया, और हमें पाई की वैल्यू पता है, पाई का मान होगा 22/7। और आर हमारा दिया है कि 14 सेंटीमीटर। हमें एच ऊंचाई याद करनी है, तो एच हमारा ऐसे ही रख देते हैं। अब 7 से हम ये काटें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हम 11 से भी काट सकते, 11 दूनी 22, और 11 चौका 44 हो जाएगा, और 44 और 8 हो जाए तो 8 12 और चले जाएगा, 11 8 88। अब ये हमारा यानी 48 बराबर 2 4 और 1 8 इंटू एच, फिर 8 से काट देंगे, 8 6 48, तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर 6 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई हो जाएगी। यही पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी ऊंचाई है। अब आप अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सभी को पता है, अगर आधार और ऊंचाई दिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना, बेस इंटू हाइट होता है। बेस यानी कि आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब बेस हमारा कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, नहीं 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारी बेस दिया 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया 10। 2 से काट देंगे, ये 5 और 15 × 75, तो ये कितने हो जाएगी ऊंचाई हमारी, वो एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटीमीटर में ये है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। सरल सवाल है, आपको कल भी ऐसा सवाल बताया था हो। अब आप अगला सवाल देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला हमारा सवाल है, एक आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत सभी को पता है, ये हमारा आयत होता है। ये हमारी लंबाई हो गई और ये विड्थ मतलब चौड़ाई हो गई। अब इसका परिमाप क्या होता है कि किसी भुजा के मतलब कोई भी आकृति हो हमारी, उसके चारों ओर का की जो डिस्टेंस है, मतलब पैरेलल मतलब साइड के अलोंग जाए, तो उसके चारों ओर की साइड ही को ऐड कर दें तो क्या होगा, वो हमारा परिमाप होता है, यानी परिमाप। अगर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एल, क्योंकि एल ये भी है और बी भी है, तो 2 बार एल हो गया और 2 बार बी हो गया, तो एल + बी × 2 कर सकते हैं। इसमें अगर रखेंगे तो हमारे निकल आएगा जो भी पूछा, परिमाप पूछा जो भी। चूंकि हमें वैसे ही लगा दिया है हमारा कितना
90 दिया है इसका, 90 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया है, और इसमें क्या लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर। हमें पता है कि लंबाई 2 बार काउंट होती है, चौड़ाई भी 2 बार काउंट होती है, तो इस प्रकार हम लंबाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का 2 बार कर देंगे यानी 30 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे सीधे परिमाप में से। तो हमारा कितना 60 बचेगा। अब चूंकि 60 बचा, अब इसमें क्या है चौड़ाई पूछी है हमारी। अब हमें इतना तो पता है कि जब 2 बार लंबाई उसमें ऐड होती है, 2 बार चौड़ाई होती है। अगर आयत का परिमाप पूछते हैं तो हमने 2 बार लंबाई तो घटा दी है। अब हमारी ये चौड़ाई कितनी बची 60 है, लेकिन जो कि ये 2 बार की है तो 1 बार की निकालने के 2 से भाग दे देंगे यानी कि 30, तो 30 सेंटीमीटर हमारी ये चौड़ाई आ जाएगी। कोई इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए कि 2 बार लंबाई काउंट होती है और 2 बार चौड़ाई। तो इस प्रकार हम 2 बार का लंबाई हमने सब्सट्रैक्ट कर दी, 90 में से 30 60 हो जाए टोटल, और चूंकि 60 है तो 2 बार इसमें चौड़ाई ऐड हुई है तो इसका हाफ कर देंगे तो 30 आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। अब आप अगला क्वेश्चन, हाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेमी है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला दिया है, अब अर्धगोला हमारा अगर हम इसका शेप बनाए तो कैसे बनेगा, ऐसे ही ये और हम ऐसे, मतलब अर्धगोला किसी बॉल को नीचे काट दिया, ये सेंटर अगर हो गए, तो इसका क्या पूछा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हमें गोले का पूछता, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ कर देंगे। लेकिन चूंकि हमें एक याद रखना है कि नीचे हमारा एक सर्कल भी और ऐड हुआ, ये एरिया, तो चूंकि गोला होगा तो वो पूरा होगा, तो पूरे का ऐसे इसका पूरे का निकालेंगे, इसका पूरे कितना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका हाफ करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हाफ, लेकिन नीचे एक सर्कल और ऐड हो गया। अब हमें सर्कल का भी क्षेत्रफल उसमें ऐड करना, तो सर्कल हमारे सर्कल का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। 3 और पाई का मान 22/7 और आर चूंकि 21 दिया है तो 21 इंटू 21 2 बार है, 7 से काट देंगे 7 21, और हम पूरा इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। इस प्रकार आप लगा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें फिगर याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा है पूरे का याद होना चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर हाफ है तो हाफ का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे चूंकि एक सर्कल और लगा हुआ है तो सर्कल का मतलब पता ही है कि कितना क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड कर दें। इस प्रकार यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 5 आर स्क्वायर तो 3 पाई आर स्क्वायर। सीधे याद रखना कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है 3, और इसमें जो भी वैल्यू दी है आर की वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्यूशन कर देंगे, आंसर निकल आएगा। आप अगला सवाल देख सकते हैं। हाँ, हमारा अगला सवाल है A रेशियो B 5/6 एंड B रेशियो C हमारा 9/5 एंड A रेशियो C पूछा है। हमें पता है कि A B C तीनों का रेशियो, A रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया है और पूछा A रेशियो C पूछा है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताऊं, चाहे 4 का दे चाहे 5 का, आप यही फॉलो करेंगे तो सभी का आ जाएगा। जैसे हमारा दिया है A रेशियो B हमने लिख दिया, और ये C का भी C तक दिया यानी 3 दिए हैं तो हम C भी लिख। A रेशियो B हमारा कितना दिया है 5/6। अब चूंकि B रेशियो C कितना दिया 9/5, तो B देखो इसमें 6 है और अब 9, तो B के नीचे ही लिख देंगे हम 9/5। C पूछा है तो अब देखो ये C की जगह गैप हो गया और एक जगह गैप हुआ, तो अब ये गैप कैसे फिल, बगल वाले से आप गैप फिल करते, क्योंकि बगल वाला ही सहायता करता है हमेशा, तो हम बगल वाले से भरेंगे। तो इसका 6 का यहाँ इस बगल वाले से भर दिया और इसका बगल वाला को 9 है तो 9, तो फिर क्या करेंगे हम इसका ऐसे नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 9 और 5 का करेंगे तो ये 45 हो जाएगा और 9 6 का 54 हो जाएगा रेशियो, और 6 5
30 हो जाएगा। अब चूंकि पूछा कितना, ए और सी का पूछा है, ए और सी का, तो हम इन्हीं का निकालना, यानी कि हमारा 45 रेशियो 30। अब रेशियो को हम फर्दर तो काट ही सकते हैं कि आगे ऐसे तो रखेंगे नहीं जब तक कट रहा है। तो हमारा कितना 15 से कट रहा है, 15 3 45, 15 दूनी 30, तो 3:2 हो गया ए और सी का रेशियो। ये हमारा किसका, ए और सी का रेशियो है। और आगे भी अगर जो दिया हो, जैसे हमारा ए बी का दिया है और ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, सी डी का दिया है, तो हम ऐसा ही रख देंगे कि ए बी का दिया है तो ए बी रख देंगे, बी का दिया तो बी और सी, बी सी का दिया तो बी सी रख देंगे, सी डी का तो सी और डी रख देंगे। और बगल वाली जगह किससे, बगल वाले से फिल करना है। ये बी है, बी वाली लाइन तो बी बी से, ये सी का है तो सी से, और ये बी का है तो यहाँ बी से, और ये सी सी, और इनका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो सभी का निकल, चाहे ए बी का पूछे, बी सी का सी से पूछे, चाहे जिसका पूछे, आप इससे निकाल सकते हैं जैसा भी आप रेशियो हो। अब आप अगला सवाल देख सकते हैं। हाँ, अगला सवाल है 300 मिलीलीटर विलयन में 25% मैग्नीशियम है, शुद्ध मैग्नीशियम कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, परसेंटेज से सीधा परसेंटेज निकालना। पूरा हमारा कितना विलयन दिया है, 300 मिलीलीटर, और जिसमें क्या है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि 25% हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। 25% हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। तो क्या कह रहे हैं, शुद्ध मैग्नीशियम कितना, सीधा है, इसका 300 का 25% निकाल लेंगे, 300 का 25%, ऐसे 0 से 0, 25 थी 75, तो ये 75 मिलीलीटर हमारा कितना होगा, क्या होगा, मैग्नीशियम होना चाहिए, यानी कि 75 मिलीलीटर मैग्नीशियम होना चाहिए। अब आप अगला सवाल बढ़िया रेशियो का है, अच्छा सवाल है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। 150 रुपए किलोग्राम मूल और 135 रुपए किलोग्राम मूल की चीनी को तीसरी किस्म की चीनी के साथ 1:2:1 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी कि 1:2, 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण, पूरा मिश्रण है जो 153 रुपए प्रति किलोग्राम मूल का है, तो तीसरी किस्म की चीनी प्रति किलोग्राम मूल कितना होगा, यानी जो तीसरी प्रकार की चीनी है उसका मूल कितना होगा। अब देखो, एक तो हमारी चीनी है जो किस रेट से 140 रुपए प्रति केजी की, और एक दूसरी प्रकार की चीनी है वो कितनी है, 135 रुपए किलो की है, और तीसरी हमें मालूम नहीं है, सॉरी, जो हमें पता करनी है। लेकिन इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया, 1:2 और 2:1 के रेशियो में मिलाया गया, यानी जो 140 वाली चीनी है वो मतलब उसका 1 रेशियो में, और 150 2 रेशियो में, और अगली जो है वो भी 1 रेशियो में, लेकिन उसका रेट पता करना नहीं है। अब हम मान लें कि हमने इतनी चीनी खरीदी है कि हम 140 वाली 1 केजी खरीदते हैं और 135 वाली हम कितना 2 केजी खरीदते हैं, और जो नई चीनी है जो तीसरी प्रकार की जिसका हमें रेट पता नहीं वो भी 1 केजी खरीदते हैं। तो इस प्रकार हमारी टोटल चीनी कितनी परचेस करते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 केजी चीनी परचेज करते हैं। चूंकि 4 केजी चीनी परचेज करते हैं, और उसके यदि और जो मिश्रण है, जो हमारा मिश्रण बन गया 4 केजी चीनी का, मिश्रण को कितना 153 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। तो हम 4 में 153 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा कॉस्ट पता चल जाएगी कि कितना खर्च किया। तो हम करेंगे 4 3 12, हमारी हासिल 1 हो गए, 4 5 20 और 1 21, हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, यानी 612 रुपए टोटल हमने कितना खर्च किया, 612। अब चूंकि हमने 140 वाली 1 केजी खरीदी थी तो इसमें 140 ही खर्च किए थे, और 135 वाली 2 केजी, तो इसका 2 केजी के हिसाब से इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना खर्च हो जाएगा, यानी कि 270। तो ये 270, और तीसरे हमें पता नहीं, तो अब पहले हम इन्हें ऐड कर दे, तो ओवरऑल तो पता है कि 612 खर्च किए, लेकिन हम इन्हें ऐड करेंगे। अभी 2 का पता है 270 और 140, 0 हमारा 7 4 11, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 410 खर्च किए। जो ये गैप आ रहा है तो ये किस वजह से आ रहा है कि हमने ये 1 केजी चीनी जो नई प्रकार की खरीदी है, और वही इसका रेट होगा। 1 ही केजी है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 केजी होती तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये गैप हमारा कितना है 410 और 612 है। तो हम इसमें से 410 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा 2 का 2, 0 का 0, 4 2, यानी 202 कितना आया, 202
जो हमारा कितना गैप है 202। यही नए प्रकार की चीनी का रेट है कि हमने नए प्रकार की चीनी एक ही रेशियो करी यानी एक ही में, तो ये क्या 1 kg का मूल है। तो नए प्रकार की चीनी हमारी क्या हुई 202 kg रुपए प्रति kg, ये हमारा आंसर। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 3, 8, 9 और x का औसत 6 है और 17, 2, 5 x और y का औसत 8 है, तो y का मान निकालना। सिंपल सवाल है, यानी कि 3, 8 और 9 और हमारा x का औसत कितना 6 है। क्योंकि संख्या ये कितनी है 4 है, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका सम निकल आएगा इन सब संख्याओं का। तो मैंने ऐड कर देंगे 3, 8, 9, यानी कि 8, 3, 11 और 9 20, तो 20 प्लस x, और ये इनका सम कितना चाहिए 4 से गुणा कराएं 6 चौका 24 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना निकल आएगा, यहाँ से x के बाद 20 इस साइड जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी x बराबर 4 निकल आया। अब चूंकि पूछी y की वैल्यू x की मिल गई। अब चूंकि दूसरे में क्या दिया 17, 2, 5 x और y का औसत 8 है। कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, और अगर इनका सम करते हैं तो 17, 2, 19 और 5, 24, तो ये 24 तो सम यही हो गया। और चूंकि x की वैल्यू हमें पहले ही पता चल गई तो यही रख देते हैं, तो ये 4 हो गया। और प्लस y, और ये 5 है तो 8, 5, 40, इसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन करा देंगे इसमें, तो ये हमारा 40 इसका सम हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा कितना हो जाएगा 28 प्लस y और प्लस 40। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल ही सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 40 में से 28 घटा देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी x y बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 12। तो यही हमारी y की वैल्यू है। इससे सिंपल सवाल है, सभी लोग कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इससे रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या। सिंपल सवाल है। अब देखो कोई रेलगाड़ी है, ये मान लो हमारी रेलगाड़ी है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसे पार करेगी रेलगाड़ी। अगर इसे पार करेगी तो कितनी अपनी डिस्टेंस ही तो पार करेगी। अगर किसी पोल या किसी आदमी को पार करती है तो अपनी ही डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई इसमें कितनी दी है 100 मीटर, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की 100 मीटर, क्योंकि यहाँ से चली और यहाँ तक निकल गई, तो ये भी हमारी यानी 100 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर की। अब किस स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, तो इसे और इसको कितने समय में पार करेगी। अब चूंकि ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में, मीटर में डिस्टेंस, तो अगर हम अब ये क्या स्पीड कहीं तो दिया है, स्पीड हमारी दी 120 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में अगर बनाएंगे 120 किलोमीटर पर आवर को, तो सिंपल है क्या करेंगे 5/18 से गुणा करा देंगे। क्योंकि देखो बड़े से अगर छोटा जाना है, बड़े से छोटा जाना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे सही गुणा करें। अगर छोटे से बड़ा जाना है तो बड़ा यानी कि 18/5 से करा देंगे। जैसे बड़े से छोटा जाना है यानी 5/18, यानी 5 छोटा है तो यानी छोटे से गुणा यानी 5/18 से, और अगर छोटे से बड़ा जाना है तो 18/5 से गुणा करें। तो इससे करेंगे तो हम 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12, ये हमारा 20 और 6 18, यानी 20 पंचे 100, स्पीड हो जाएगी 100/3 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड। चूंकि डिस्टेंस कितना कवर करना है सभी को फार्मूला पता होगा, स्पीड वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि हमें स्पीड दिया है, डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस कितनी 100 मीटर करना है, टाइम पता करना है, तो हम इससे फार्मूला हमारा ये बन सकता है टी बराबर हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 100 मीटर और हमारा स्पीड कितनी 100/3, ऊपर 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, इतने मीटर प्रति सेकंड है, तो 100 से 100 कैंसल, तो हमारा इस प्रकार टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो इससे हमारा ये टाइम क्या होगा 3 सेकेंड, यही आंसर है। अब आप अगला सवाल देख सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, रोहित एक कार को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, वह इसी कार को ब्रैड की सहायता से 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि इन्हें इसी कार के लिए 1976 रुपये प्राप्त होते हैं तो ब्रैड
का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो रोहित हमारा है वो कितना 13 दिनों में कर सकता है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, आप सभी को समझ में आएगा। रोहित कितना 13 दिनों में कर सकता है, और रोहित विराट की सहायता यानी रोहित प्लस विराट यानी ये दोनों कितने दिनों में 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब इनकी इफिशियंसी पता कर लेते हैं कितने ये कर लेता है रोहित 13 दिनों में और रोहित और विराट मिलकर 6 दिनों में। तो इनका एलसीएम ही ले लेते हैं, या मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। अगर मान लो नहीं पता चलता तो हम सीधे क्या कर देंगे 13 × 6 ही कर देंगे, तो हमें पता 13 × 6 = 78 होता है। तो ये इतना हो जाएगा। तो 13 से अगर हम कराएंगे तो ये 6 होगी इसकी इफिशियंसी, और 6 से कराएंगे इससे रोहित और विराट से तो इनकी 13 होगी, यानी रोहित और विराट की कितनी इफिशियंसी 13। तो चूंकि दोनों को पैसे कितने मिले हैं 1976, तो ये 13 की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों ही हैं तो यहीं से पता कर लेंगे ये क्या है दोनों। अगर अलग अलग पूछते तो हम अलग अलग निकाल देते। तो ये दोनों के पैसे कितने मिले हैं 1976, तो ये 13 की वैल्यू, यहाँ से हम 1 की वैल्यू पता कर लेंगे कि 1 की वैल्यू, तो 13 से 13 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू 13 एकम 13 हो जाएगा, और 13 एकम 13 और 67 हो जाएगा, 13 पना 65 हो जाएगा, और 2 13 दूनी 26, यानी 1 की वैल्यू 152 रुपए। अब चूंकि हमें किसकी पता करना है विराट का। अब विराट देखो रोहित और विराट ये 13 करते हैं, जिसमें रोहित हमारा कितना 6 अकेला करता है, तो रोहित 6 करता है और ये दोनों मिलकर 13 करते हैं। तो विराट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यानी विराट कितना करता होगा 7, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी 152, तो 7 की वैल्यू 1 की वैल्यू हमारी 152 रुपए है, तो 7 की वैल्यू हमारी कितनी 152 × 7 करा देंगे। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 पना 35 और 1 36 हासिल 3, 7 3 10, यानी 1064 रुपए किसके होंगे ये विराट के। तो विराट की जो इनकम है या जो उसने वर्क किया उस हिसाब से उसके पैसे। अगर रोहित का पूछता तो 6 से करा दे, 1 की वैल्यू निकाल लो, फिर जिसका भी जो भी पूछे उसमें उतने का मल्टीप्लाई कराते जाओ, उससे आपकी निकल जाएगी जिसका जितना वेजेज होगा मानी की मजदूरी। अब अगला सवाल, एक और सवाल हमारा टाइम एंड वर्क से। ABC एक कार को 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में, यानी A 10 दिन में, B 15 दिन में, C 30 दिन में कर सकते हैं। अब वे सभी मिलकर कार प्रारंभ करते हैं। 3 दिन के बाद A छोड़ देता है काम, और अगले 3 दिन के बाद B ने कार छोड़ दिया, तब शेष C काम करता है। तो शेष C काम कितने दिनों में करेगा। तो हमें पता है कि A, B और C ये कितने दिनों में करते हैं। A हमारा करता है 10 दिन में, B करता है, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, सॉरी, A 10 दिन में, B करता है 15 दिन में और C 30 दिन में। अगर तीनों की इफिशियंसी अगर हम पता करें तो 30 हो जाएगा, यानी पूरा वर्क। तो A हमारा A की इफिशियंसी 3 हो जाएगी, B की 2 हो जाएगी, इस प्रकार C की 1 हो जाएगी। अब चूंकि क्या है अब कह रहे कि 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, यानी एक काम कितने दिनों तक करता है 3 दिन तक ही करता है सिर्फ। तो एक काम 3 दिन तक करेगा। एक की इफिशियंसी कितनी 3 है, तो ये 3 है इफिशियंसी और 3 दिन काम करता है, तो कितना काम कर देगा 9 काम कर देगा। और फिर अपना B, और फिर क्या अगले 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक और अगले 3 दिन के बाद B कार छोड़ देता है। तो B कितने दिन तक काम करता है 6 दिन बाद। 3 दिन तो ये किया और 3 दिन और किया, यानी 6 दिन तक किया। तो ये 6 दिन तक किया। B की इफिशियंसी हमारी 2 है, 6 दिन काम करेगा, तो ये कितना काम कर देगा अपना 12 काम कर देगा। और चूंकि C भी इनके साथ ही कर रहा है, C लगातार, टोटल अभी तो 6 दिन तो हुए। A छोड़ गया था हमारा 3 दिन बाद और B छोड़ा 6 दिन बाद, यानी कि A ने 9 काम करके चला गया और B 12 काम करके चला गया। लेकिन इन सभी के साथ C भी तो काम करता रहा, तो इसने भी 6 दिन किया। चूंकि C की इफिशियंसी हमारी 1 है, तो इसने कितना काम किया होगा 6 काम किया होगा। तो अभी तक काम A और B जाने तक कितना हो गया, तो हम ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा ये 27 होगा, यानी हमारा वर्क कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चूंकि वर्क पूरा कितना है हमारा 30 है, 27 पूरा हो चुका है तीनों। अब कह रहे यही पूछ रहा है कि C शेष कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष कार कितना बचा है 3 ही तो कार बचा है,
3 हमारा कार्य बचा है, और जो किससे कराना है सी से कराना है। सी की इफिशियंसी हमें पता है कि 1 है, तो 3 कार्य बचा है, सी की इफिशियंसी 1 है, तो हम एक एक करके करेगा तो ये कितने दिनों में कर लेगा, 3 दिनों में कर लेगा। यानी ये रिमेनिंग वर्क है, यानी बचा हुआ कार्य हमारा 3 है, और जो सी करता है सी की इफिशियंसी 1 है, तो एक दिन में 1 ही करेगा, तो वह इस प्रकार 3 दिन हो जाएगा सी की इफिशियंसी। अगला सवाल आप आज का हमारा लास्ट सवाल है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक वस्तु पर निर्माता ने 10% लाभ अर्जित किया। जो कोई वस्तु होगी उसका कॉस्ट लगा होगा, और उसने जिसने बनाई है उसमें उसने अपना लाभ कितना अर्जित किया, 10%, और थोक व्यापारी ने उसमें अपना लाभ 15% अर्जित किया, और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ हुआ। यदि इसका खुदरा मूल्य 1265 रुपये है, तब इसके उत्पादन का क्रय मूल्य जो कोई चीज अगर बनती है तो हमेशा वो 100% है। देखो हम परसेंटेज से ही बताते हैं, आपको सिंपल लगेगा। जैसे मान लो कोई भी चीज, मान लिया हमने कि जो निर्माता ने वस्तु बनाई थी वो कितने में उसका खर्च आया था, वो 100 रुपये आया था, क्योंकि 100 रुपये आया था, और लेकिन इसने क्या 10% लाभ अर्जित किया, तो इसने अगर जो है अगले को बेचा होगा, किसे, थोक व्यापारी को, कितना 10% लाभ पर, तो 110 में बेचा होगा। क्योंकि थोक व्यापारी ने 15% लाभ अर्जित किया, तो इसका 15% और इसे में ऐड कर देंगे, तो इससे अच्छा हम सीधा इसका 115% निकाल दें, क्योंकि 15% का लाभ हुआ, लाभ होगा तो 100% से अधिक जाएगा, और हानि होगी तो 100% से कम में। तो इसने 15% लाभ अर्जित किया, तो इसका 115%, यानी 110 का 115%। अभी काटना नहीं, आप ऐसे रहना चाहिए। फिर इसने क्या, खुदरा विक्रेता को, अब थोक व्यापारी ने खुदरा विक्रेता को बेचा, और खुदरा विक्रेता ने इसमें 25% का लाभ अर्जित किया, तो इसने इसमें 25% का लाभ अर्जित करके किसी कस्टमर को बेच दिया, तो उसका मूल्य उसने 1265 चुकाया जो कस्टमर ने। तो हम इसका क्या करेंगे, 125% और निकाल लेंगे सीधे, 115, ये तो हमारा इतना ही है, और इसका 125% निकाल लिया। तो ये किसने, खुदरा विक्रेता ने कस्टमर को बेचा, चूंकि कस्टमर ने कितना चुकाया, 1265, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1265। अब हम यहाँ से काट लेंगे, तो ये है जो हमारे, ये याद रखना, सीधे परसेंटेज से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये पता करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हमारा अगर 100 मानते, हम 100 रुपए लेते, तो 10% लाभ लिया, तो अगला 110 में बेचता, फिर इसका 15% लाभ है, तो इसका 115% निकाल के बेचते, तो इतना, फिर इसका 125% का लाभ है, तो इसका 125%। हमने सिर्फ वही किया, क्योंकि और इन सब की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में इतनी तो नहीं, इतनी है, तो इससे हम निकाल लेंगे 1% की वैल्यू। अब हम यहाँ से काटें, 25 से अगर हम काट दें, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, हमारी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। हम नीचे एक बार फिर से लिख लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। 11 यहाँ बचा, और ये 115 बचा, और नीचे हमारा सिर्फ कितना, 10 बचा है। ये 115, और ये 5 और 4 और बचा, ये 5 और नीचे 4, और इसकी वैल्यू कितनी, 1265 है। अब देखो 5 से काट दें, 5 दूनी 10, ये 2 हो जाएगा। 11 से हमारा ये कट जाएगा इस साइड का, 11 एकम 11, और ये है फिर 11 बचे 55। तो देखो 115 से 115 ये कट गया, ये नीचे 4 दूनी 8, यहाँ कुछ नीचे, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी, 8 हो जाएगी, ये इस साइड जाएगा। तो 1 की वैल्यू हमें मालूम चल गई कि 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब 1 की वैल्यू, अब जिससे पूछ ले, अगर पूछे कि खुदरा निर्माता ने और यानी थोक व्यापारी कितने बेचे, 10% लाभ पे, तो हम 110% की वैल्यू ना, सीधे 110% गुणा जो जिसके पूछी। अगर इस स्टेप पे पूछी तो आप इसकी वैल्यू सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पूछी तो इसमें, और ये तो दी है इसकी, चूंकि हम पूछी कितने हैं कि उत्पादन का क्रय मूल्य, यही तो क्रय मूल्य जो लगाया है, उसमें 10% लाभ अर्जित किया जैसे, तो 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 8 है, तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 800। भाई 1 की वैल्यू 8 है, 100 की वैल्यू 8, तो गुणा ही तो करना है, इसमें 8 का करेंगे तो 800। तो हमारा ये सीपी निर्माता का जो क्रय मूल्य होगा, वो उत्पादन का क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपये होगा। इस प्रकार आपकी क्लास समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी आप इसी तरह देखते रहिएगा, डेली आपको ऐसे ही सवाल
थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है शुरुआती में, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से समझाएं। और आप बताइएगा कि टॉपिक वाइज या मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी हो जैसा बाकी आप बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।